नमस्कार, इंश्योरेंस क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम बातचीत करने जा रहे हैं क्लेम की पूरी प्रक्रिया पर। प्रोसेस कैसे मूव करता है, फाइल करते समय किन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए और क्लेम रिजेक्शन ना हो, इसके लिए किन पहलुओं को देखते हुए आप आगे मूव करें ताकि जो प्रोसेस है वो स्मूथली बढ़ सके। बातचीत करने के लिए यशीष दहिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिसी विभाग के सीईओ हैं। गुड इवनिंग यशीष साहब। यशीष साहब, जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली क्लेम प्रोसेस की, इसमें एक तरफ हम देख रहे हैं जो कस्टमर्स रहते हैं उनके अपने राइट्स हैं, साथ ही इंश्योरेंस कंपनीज के भी अपने राइट्स रहते हैं, लेकिन जेन्युइन केसेस में प्रॉब्लम्स ना हो, इसको लेकर कैसे मूव करना चाहिए? मतलब कई बार होता है कि जेन्युइन केसेस में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैसे आप इसको एड्रेस करते हैं? कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से कभी अगर क्लेम नहीं मिलता तो उसके मुख्य 3-4 कारण आते हैं। सबसे पहला कारण यह होता है कि जो आप क्लेम कर रहे हैं शायद वो पॉलिसी में कवर है ही नहीं, क्योंकि पॉलिसी के किसी ना किसी क्लॉज में ऐसा लिखा हुआ है कि वो चीज कवर नहीं हो सकती है। दूसरा यह है कि आपने कोई ना कोई आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी जिसके बेसिस पे आपको इंश्योरेंस मिला था, वो आपने कुछ ना कुछ गलत दी थी। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, चाहे आपने गलत इंटेंशन से दी थी या आपने गलती से इसलिए दी थी कि मतलब आपका जो फॉर्म भरा था आपने खुद नहीं भरा था, किसी और ने आपके लिए भरा था तो उनको पता नहीं था पूरी इन्फॉर्मेशन, उस वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तीसरी चीज जो होती है वो ये होता है कि भाई इस समय आपकी पॉलिसी लागू ही नहीं है, आपने प्रीमियम नहीं भरा, आपको खुद ही नहीं मालूम है, लेकिन आपने प्रीमियम मिस कर दिया। बहुत ऐसी कॉल्स भी आती हैं जहां पे कस्टमर कहता है कि जी मैंने प्रीमियम नहीं भरा, मेरी पॉलिसी लैप्स हो चुकी थी। तो उस सिचुएशन में अच्छा यही साहब, जैसे आपने कहा, ऐसा देखा गया है कि कंपनीज कई बार कहते हैं कि कुछ सर्टेन फैक्ट्स है जो आपने डिस्क्लोज नहीं किए, उसको लेकर रिजेक्शन है, लेकिन उसको लेकर आईआरडीए के भी स्पेसिफिकली रूल्स हैं कि अगर पॉलिसी 2 ईयर से रनिंग है और इस बेसिस पर अगर रिजेक्शन हो रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। मतलब अगर बताया जा रहा है आपने कुछ फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं किया और पॉलिसी रनिंग भी है, तो फिर तो कस्टमर का अपना राइट है इन दैट केस। हाँ जी, इसीलिए आप देखते हैं कि 2 साल के बाद ज्यादातर क्लेम पे इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, जो आपने पहले इंफॉर्मेशन दी थी वो सही थी या गलत थी, ये इन्वेस्टिगेशन ज्यादातर पहले 2 साल में होता है। और इसलिए ज्यादातर क्लेम्स रिजेक्शन भी, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस साइड देखें तो ज्यादातर आपका जो क्लेम रिजेक्शन है वो पहले 2 साल में काफी होता है, उसके बाद क्लेम रिजेक्शन बहुत लो हो जाता है। ज्यादातर किसी भी कंपनी का 3-4-5% से ऊपर नहीं होता है 2 साल के बाद, क्योंकि 2 साल के बाद कंपनी को हक नहीं है कि वो जाकर पुरानी बात को निकाले कि ये इंफॉर्मेशन गलत दी गई थी। उनके पास वो 2 साल हैं इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इस बात पे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि कहीं जब इस बात को निकाले कि ये इंफॉर्मेशन गलत दी गई थी, उनके पास वो 2 साल हैं इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इस बात पे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि कहीं जब किसी ने पॉलिसी ली थी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। वो 2 साल बीतने के बाद उनके वो राइट्स काफी डिमिनिश हो जाते हैं, उनको उतना हक नहीं रहता उन सवालों को पूछने का। एंड जैसे साहब, जब क्लेम फाइल करते हैं तो एक टाइम बाउंड मैनर में जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसको जानकारी दी जाए, मतलब या तो क्लियर हो रहा है या फिर इनफैक्ट अगर रिजेक्शन हो रही है तो उसकी रीजंस क्या है, ये एक समयबद्ध तरीके से प्रोसेस मूव होना चाहिए और कैसे एग्जैक्टली होता है? हाँ, देखिए, जो रेगुलेशन के अंतर्गत कंपनी के पास 8 हफ्ते होते हैं तकरीबन रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगर वो 8 हफ्ते में रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं या आप नेक्स्ट स्टेप अपना ले सकते हैं। लेकिन इसमें कंपनीज खुद भी बहुत ज्यादा सेल्फ रेगुलेशन ला रही हैं, खुद भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ला रही हैं। तो मैं बहुत सारी कंपनीज के सीईओ से मिला, उनके ऊपर सबसे खास बात यह है कि हम कितनी जल्दी अपने क्लेम सेटल कर रहे हैं। 90% क्लेम्स हम 2 घंटे में कर पाते हैं या 4 घंटे में कर पाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक तरह से एक मेट्रिक बन चुका है कि हम 2 घंटे में या 4 घंटे में 90% केस क्लेम्स को क्लियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा ज्यादा समय रहता है, लेकिन आप देखेंगे हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने भी ऐसे पॉलिसीज निकाली हैं कि जैसे ही आप क्लेम करते हैं बिना किसी सवाल जवाब के कुछ अमाउंट आपको इमीडिएटली मिल जाता है। और बाद में जैसे यशी साहब बता रहे हैं, किसी ने कंपनी को अप्रोच किया क्लेम के लिए और इनफैक्ट एक टाइम बाउंड मैनर में कुछ सैटिस्फैक्टरी रिस्पांस के लिए वो वेट करे, इससे पहले कि नेक्स्ट स्टेप अगर वो सैटिस्फाइड नहीं है तो ऑम्बड्समैन का रुख करे। ऑम्बड्समैन का जो भी डिसीजन आता है अगर कंपनी के अगेंस्ट है, इंश्योरेंस कंपनी के, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको चैलेंज कर सकती है या वो फाइनल होता है? और इनफैक्ट ये कैसे मूव करता है अगर इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट ओम्बड्समैन का डिसीजन होता है? तो देखिए, ओम्बड्समैन एक तरह से एक इनफॉर्मल डिसीजन मेकर होता है, तो इसमें जो भी वो डिसीजन लेता है उसको कस्टमर भी और कंपनी भी दोनों चैलेंज कर सकते हैं। और इवेंचुअली केसेस अगर काफी बड़ा केस है तो केस कोर्ट में भी पहुंचते हैं, कोर्ट केसेस हाई कोर्ट भी जाते हैं। तो
वो डिपेंड करता है कि कंपनी उसे मानने को तैयार है या इंडिविजुअल से मानने को तैयार है कि नहीं। ये एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस टाइप होता है जो ओम्बड्समैन प्रोसेस है, उनके पास इंफॉर्मेशन जाती है, वो एक अपना डिसीजन लेते हैं, बट उस डिसीजन के बाहर भी आपके जो नॉर्मल कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं वो अप्लाई करते हैं और आप उन्हें कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपनी भी कर सकती है। एंड रेगुलेटर को भी अप्रोच किया जा सकता है, रेगुलेटर से भी कुछ ग्रीवेंसेस हैं और उनका डिसीजन नहीं हो रहा है, तो इनफैक्ट IRDA भी है और उनको भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, आपका जो इसमें स्ट्रक्चर रहता है, आप पहले कंपनी के पास जाते हैं, उसके बाद ओम्बड्समैन के पास जाते हैं, उसके बाद रेगुलेटर के पास जाते हैं, उसके बाद कोर्ट में जाते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप ये फॉलो करें, अगर कस्टमर चाहता है सीधा भी कोर्ट जा सकता है, लेकिन तरीका ये है। और अगर कंपनी चाहती है वो भी किसी भी टाइम पर कोर्ट में आ सकती है, लेकिन तरीका यही रहेगा। इसमें हम देखते हैं इंडिविजुअल से आगे मूव करते हैं। इसमें क्लेम सेटलमेंट का आप बता रहे हैं कि कंपनीज इसको फास्ट ट्रैक पर कर रही हैं हेल्थ में। ये अगर इंडिविजुअल अपनी ओर से सब कुछ डिस्क्लोज प्रॉपर्ली करता है तो फिर क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कितनी अहमियत देनी चाहिए, मतलब और ये किस तरह से एग्जैक्टली जो नंबर्स रहे हैं उसको लेकर भी इंडिविजुअल्स कई बार कंफ्यूज रहते हैं। तो इस एस्पेक्ट को कैसे देखा जाए एक कॉल लेते समय कंपनी के साथ जब आगे बढ़ना है? देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियोज जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समझना एक आम बात नहीं है। भाई पहले 2 साल में क्या क्लेम सेटलमेंट था, 2 साल के बाद क्या क्लेम सेटलमेंट था। सिर्फ क्लेम सेटलमेंट ही जरूरी नहीं है, कितनी जल्दी क्लेम सेटल होते हैं, 90 दिन में कंपनी कितने क्लेम सेटल कर देती है, 180 दिन में कंपनी कितने क्लेम सेटल कर देती है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे ठीक नजरिए देखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, लोग नई कंपनी को बहुत अरसे वाली कंपनी के साथ कंपेयर कर बैठते हैं। उसमें क्या होता है, जो पहले 2 साल के क्लेम होते हैं नई कंपनी के वो ज्यादा होते हैं, तो उसमें आपको क्लेम रेशियो का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि एक का 96% होगा, एक का 70% होगा। तो 70% इसलिए क्योंकि उनके 90% केस जो है वो पहले 2 साल में है, तो उसमें कोई मकसद नहीं रहा उस कंपैरिजन का। लेकिन आपको एक इंडिकेशन मिलती है इससे कि कंपनी क्लेम्स को सीरियसली लेती है कि नहीं लेती है। एंड अगर इंडिविजुअल सब कुछ प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करता है तो जनरली मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया है, उन केसेस में तो प्रॉब्लम्स उतनी नहीं होती हैं, मतलब होती हैं तो फिर आप ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप वो आगे मूव कर सकते हैं। अगर आपने पूरा डिक्लेयर किया है, ठीक से डिक्लेयर किया है, इन्फॉर्मेशन खुद भरी है, अगर आपको मालूम है कि क्या कवर्ड है क्या नहीं कवर्ड है, जानना बहुत जरूरी है। कई बार लगता है कि कवर्ड हम खुद ही ज्यादा कवर्ड हैं। आपने प्रीमियम अपने टाइम पर भरे हैं, आपके पास इस बात का इंफॉर्मेशन, अगर कोई चेंज हुआ है तो आपने जो भी चेंज रिक्वेस्ट दिया था या जो भी अपना भेजा था उसका आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, और 5वीं बात, अपने क्लेम्स प्रोसेस ठीक से फॉलो किया है, तो कोई कारण नहीं है कि आपको क्लेम ना मिले। ये कुछ चेकलिस्ट है, किन फैक्टर्स को आप देखें जब आप आगे मूव कर रहे हैं, वो भी स्क्रीन पर रन हो रही है। लेकिन इसी साथ जब फर्स्ट स्टेप है, जब आप इनिशियली मूव कर रहे हैं, जब आप फॉर्म इनफैक्ट फिल कर रहे हैं, उसको समझना, और अगर मालूम रहे क्या इसमें कवरेजेस हैं, क्या एक्सक्लूजन्स हैं, कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है, तो इनफैक्ट क्लेम का जब टाइम आएगा किसी इमरजेंसीज में तो वो प्रोसेस थोड़ा मतलब एक बेटर फॉर्मेट में आगे मूव कर सकता है। बिल्कुल। आजकल कई कंपनीज तो क्या करने लगी हैं, अपना पॉलिसी के साथ ही क्लेम्स फॉर्म भी भेज देते हैं, तो आपके पास वो हमेशा रहता है। आप क्लेम्स फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। आजकल काफी लोगों के पास मोबाइल हैं या अपना ईमेल है, उस पे आप डाउनलोड करके रख लीजिए उससे, ताकि जरूरत के समय आप उसे इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकें। अपार्ट फ्रॉम फॉर्म, ये जो चेकलिस्ट है, इन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखें, क्योंकि इमरजेंसीज में ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ऑलरेडी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम में है, एंड क्लेम प्रोसेस को स्मूदन करने के लिए, कस्टमर फ्रेंडली और बनाने के लिए, कुछ टिप्स देने के लिए, कुछ चेकलिस्ट देने के लिए भी क्या कंपनीज को थोड़ा और लोगों को एजुकेट करना चाहिए, थोड़ी और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, ताकि उनको मालूम रहे ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिनको उनको देखना है और इस तरह से आगे मूव होगा। कंपनीज को जरूर करना चाहिए और कंपनीज कर भी रही हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेसिफिकली बहुत सारी कंपनीज ने काफी इन्फॉर्मेशन दिया है कि किस तरह से आपका क्लेम प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, कैसे आपको अपना जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं या आप हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं उस टाइम पे क्या प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, कौन से फॉर्म भरने होते हैं, जो आपका टीपीए है उसके साथ क्या कोऑर्डिनेशन करना होता है, ये इन्फॉर्मेशन देती रहती हैं। पर हाँ, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को नहीं होती, क्योंकि कस्टमर इस पॉलिसी से एंगेज नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि कस्टमर को खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। वो एक जरूरत के लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं, समझना है कि वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये तो कंपनी पर्सपेक्टिव है। अगर हम कस्टमर्स की बात करें, ये कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब इसमें कस्टमर्स जो जानकारी इनफैक्ट शेयर करते हैं, जैसे आप इनिशियली बता रहे थे, सब कुछ डिस्क्लोज करना प्रॉपर्ली कितना जरूरी है, क्योंकि स्मोकर्स की कैटेगरी है, नॉन स्मोकर्स की डिफरेंट कैटेगरी है। स्मोकर्स भी इनफैक्ट कई बार दूसरी कैटेगरी के लिए ऑप्ट करते हैं और सोचते हैं कि अभी हम बता देते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। ये कितना डेंजरस है, और मतलब इस तरह का क्या रिजेक्शन के जो नॉर्मल केसेस रहते हैं, क्या उनमें एक बड़ा फैक्टर रहता है?
अगर आपको कोई डिजीज थी या आपका कोई प्रॉब्लम थी जो आपने डिक्लेयर नहीं की है, या आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, या आपका अल्कोहल कंजम्पशन जो आपने डिक्लेयर किया उससे ज्यादा है, चांसेस हैं ये पकड़ा जाएगा और चांसेस हैं कि आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसा हम बहुत देखते हैं कि किसी को कोई बीमारी हुई थी, उसने डिक्लेयर नहीं किया। देखिए, आप आखिर में एक डॉक्टर के पास जाएंगे और जब सवाल करती है कंपनी भी आसानी से तो पेमेंट नहीं करेगी, वो 2-4 सवाल करेगी डॉक्टर से भी और पता लग जाएगा उन्हें कि आपके पास पहले कोई डिजीज थी या नहीं थी। राइट। एंड इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इंडिविजुअल ने इनिशियल जब पॉलिसी लेते समय प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया, लेकिन ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहे हैं, इन दैट केस क्या इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को इन्फॉर्म करे या अवॉइड भी कर सकता है, क्योंकि उसने जब पॉलिसी की लेते समय सब कुछ जो डिस्क्लोजर थे वो दिए थे, क्या इन दैट केस अवॉइड किया जा सकता है? या ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके बेसिस पे क्लेम रिजेक्ट नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रिन्यूअल से पहले अगर आपकी कोई चेंज हुई है आपकी सिचुएशन में, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एनुअल पॉलिसी है तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जरूरी नहीं है। आपको वैसे इन्फॉर्म करना चाहिए, पर ये लीगली इस बेसिस पे आपकी पॉलिसी रिजेक्ट नहीं हो सकती कि आपने जब पॉलिसी ली थी आपके हालात कुछ से, पॉलिसी चलते चलते 10 साल हो गए, पॉलिसी चलते चलते आपका कुछ बदलाव आया, तो उस बेसिस पे आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। एंड जैसे साहब एक हम फाइनल कमेंट इस पर चाहेंगे, इसमें यह भी देखा है कि लोग इंश्योरेंस के लिए ऑप्ट करते हैं, बाद में मिडवे सोचते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम क्या राइट प्रोडक्ट के साथ आगे मूव कर रहे हैं या नहीं, प्रीमियम्स देना बीच में डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अगर पॉलिसी लैप्स होती है, मतलब पॉलिसी एक्टिव ही नहीं है, तो इन दैट केस फिर क्लेम के लिए अगर आप कभी जरूरत पड़ेगी तो उस समय काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जैसे हमने मोटर में देखा है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अगर रिन्यूअल नहीं है तो एनसीबी जिस तरह से स्क्रैप हो जाता है, या मेरी क्लेम में भी फ्रेश स्टार्ट होता है। ये अगर आपने पॉलिसी ली है तो उसको रेगुलरली और टाइमली ये प्रीमियम्स देना कितना इंपॉर्टेंट रहता है? बहुत जरूरी है, स्पेशली जनरल इंश्योरेंस में। देखिए, जो लाइफ इंश्योरेंस है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें आपके पास टाइम रहता है, 1-2 साल आप पेमेंट नहीं भी करते तब भी आपकी पॉलिसी चलती रहती है और दोबारा आप उसको रिन्यू स्टार्ट करा सकते हैं। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में, मोटर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपका प्रीमियम थोड़ा सा भी डिले हो गया है तो प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ खुद हुआ, मेरी अपनी गाड़ी थी, उसमें मेरा 50% नो क्लेम बोनस चल रहा था, मेरे से गलती से मिस हो गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मैं वहां पर लेके गया तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे पास पॉलिसी है ही नहीं। बहुत गड़बड़ लगी उस समय। ऑब्वियसली क्लेम तो भरना ही पड़ा, पूरा नो क्लेम बोनस गया और साथ में दोबारा से पूरी प्री प्राइस के साथ मेरे को स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन ये मेरी गलती थी और मुझे इंश्योर करना था कि मेरे पास क्लेम रिन्यूअल के टाइम पे मैंने क्लेम भरा है। और ये गलतियां हो जाती हैं, लेकिन होनी नहीं चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। राइट। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है क्लेम्स का मूव करता है, इसके हमने ऑलमोस्ट सभी एंगल्स को टच करते हुए व्यूअर्स के समक्ष रखने की कोशिश की है। अब वक्त क्विज का है। लास्ट वीक हमने जिस तरह से बात की थी रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स की, और इसमें जब आपका टर्म कंप्लीट हो जाता है, आपको 100% प्रीमियम से वापस मिलते हैं, तो उससे संबंधित ये प्रश्न था लास्ट वीक का। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स में टर्म पूरे होने पर जो प्रीमियम्स आपको मिलते हैं, क्या वो टैक्सेबल होते हैं या नहीं, इससे संबंधित ये ऑप्शन थे। करेक्ट इसका रिप्लाई है ऑप्शन बी, यानी जैसे साहब ये टैक्सेबल नहीं होता है। बिल्कुल, आपको टैक्स बिल्कुल इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। इंश्योरेंस की खास बात यह है जी, जब आपको पैसे मिलते हैं तो उसमें आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ता। राइट। और इसका सबसे पहले जो करेक्ट रिप्लाई आया है, एक स्टूडेंट है अंकिता, उनकी तरफ से आया है। ये इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, महाराष्ट्र से हैं, और हमारी टीम ने इनफैक्ट बताया कि इनका आज बर्थडे भी है। गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अंकिता। हम आपसे ये चेक करना चाहेंगे, आप स्टूडेंट हैं, आप इनफैक्ट कौन सा कोर्स अभी फिलहाल कर रहे हैं, आप कुछ शेयर कर सकते हैं अपनी डिटेल्स? जी बिल्कुल। मैं सीए कर रही हूँ, सीए के साथ सीएस भी कर रही हूँ, दोनों का फाइनल ईयर है। ओके, ग्रेट। एंड ये इंश्योरेंस की जहां तक बात है, इसमें इंटरेस्ट आपका, आप इसको ट्रैक करते हैं, मतलब ये कैसे आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, कुछ आप उससे संबंधित भी शेयर कर सकते हैं? जी, इंश्योरेंस का जो है इंटरेस्ट इन द सेंस, मेरे ग्रैंडफादर आपका शो देखते हैं, तो उन्हीं के साथ मैं भी आपका शो देखती हूँ, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता गया। एज वेल एज जैसे स्टडी मटेरियल में भी काफी इंश्योरेंस रिलेटेड बातें रहती है, तो उसी कारण से इंश्योरेंस से थोड़ा बहुत जैसे जानकारी है इंश्योरेंस के बारे में। ओके, आपको कंग्रेचुलेशंस हमारी ओर से। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट भी स्टैब्लिश करेगी। आपने सबसे पहले इसका करेक्ट रिप्लाई दिया है। पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। और यशी साहब, आइए अब हम मूव करते हैं। हमने जिस तरह से देखा ये एक यंग ब्रैकेट्स में है, स्टूडेंट है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। आइए हम आज का जो प्रश्न है इस पर हम व्यूअर्स के समक्ष रखते हैं। हमने जिस तरह से क्लेम्स पर स्पेसिफिकली बातचीत की है, तो आज का हम आपसे इन्फॉर्मेशन ये चेक कर रहे हैं कि जहां तक क्लेम्स की बात है, इसको टाइम बाउंड मैनर में हम बात कर रहे थे कि आपको इसके लिए मूव भी करना चाहिए।
तो मेडिक्लेम की जहां तक बात है तो इसमें हॉस्पिटल्स में जब आप एडमिट होते हैं तो क्या एक वीक के समय तक आप इससे संबंधित जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को क्या दे सकते हैं? ये 3 ऑप्शन हैं जो स्क्रीन पर इस समय रन कर रहे हैं। आपको जो लगता है करेक्ट रिप्लाई है, क्या 1 वीक तक भी पॉसिबल है, क्या इतने टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं? इनफैक्ट अगर आप इसकी डिटेल्स को चेक करें तो उससे संबंधित रिप्लाईज आप हमें भेज सकते हैं। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें मेल और SMS के जरिए अपने रिप्लाईज भेज सकते हैं। insuranceClassroom@gnetwork.com पर आप अपनी मेल्स भेज सकते हैं। SMS के जरिए पार्टिसिपेट करना चाहें तो इंश्योरेंस पहले मेंशन करें, इसके बाद ऑप्शन A, B या C जो आपको लगता है करेक्ट है 57575 पर भेज दें। हम आपके सुझावों का भी इंतजार करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्दी लौटेंगे, आपके प्रश्नों को शामिल करते हैं। ताजगी और जोश जगाए मेरी मार्वल येलो चाय, हर लम्हा नया हो जाए। राह कोई भी हम चुने, बस एक चाह रहे कि सफर यादगार रहे। मंजिल बस एक रख, उस पर मील के पत्थर तू अनेक रख, बेमिसाल रख। हो ऑन तो रोके कौन। ऑन प्रीमियम विनर्स, कीप इट ऑन। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। राह कोई भी हम चुने, बस एक चाह रहे कि सफर यादगार रहे। मंजिल बस एक रख, उस पर मील के पत्थर तू अनेक रख, बेमिसाल रख। हो ऑन तो रोके कौन। ऑन प्रीमियम विनर्स, कीप इट ऑन। अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर्स, एकदम सॉलिड कूलिंग। अब 40,000 किलोमीटर चले बिना रुके बिना थके। सर्वो प्राइड एक्सेल प्लस, नया हेवी ड्यूटी डीजल इंजन ऑयल जो API CI4 प्लस स्पेसिफिकेशन को पूरा करे। सर्वो प्राइड एक्सेल प्लस, इंडियन ऑयल की पेशकश। कॉम्प्रोमाइज वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं, और बात जब सेहत की हो तो नेवर। इसीलिए मैंने अपनाया एसेक्स सुपर्ब आरओ वाटर प्यूरिफायर। बात जब सेहत और शुद्धता की हो तो आप भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। एसेक्स आरओ, शुद्धता का नया स्टाइल। सबकी राहत, सबकी चाहत, तेल राहत में जादू है। और ये क्या है? सेफ्टी के लिए साहब जी। गाड़ी नींबू मिर्ची के भरोसे नहीं, सीएट टायर्स पे चलाइए। बड़े ट्रेड ब्लॉक, बेहतर ग्रिप, बड़ा कंट्रोल। सीएट SUV टायर्स। हरवा करेला मस्त हरवा भिंडी और प्योर का जादू है ये सारा। हरवा भिंडी और करेला मसाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। ओ सियारा coming home to सियारा। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, टॉप्स। लाइफ में लाए मजा। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। महिलाएं हैं भारत के मजबूत हाथ। महिलाओं को मिलेगा जीविका के लिए 1 लाख रुपए तक का आसान लोन और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में होंगी 25% महिलाएं। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। बेहतरीन फोटोज और शानदार वीडियो क्वालिटी। पेश है नया सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड नियो। अब सिर्फ 1699 रुपए की EMI पर, बिना किसी इंटरेस्ट और क्रेडिट कार्ड के। हर दिन को बनाइए ग्रैंड।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस क्लासरूम। यशीष भैया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम आपकी जो क्वेरीज आई हैं उनको अब हम इंक्लूड करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, ये अहमदाबाद से है। स्क्रीन पर आइए, इसको चेक करते हैं। इंडिविजुअल की तरफ से जो प्रश्न है, इन्होंने मेडिक्लेम के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। 59 ईयर्स इनके फादर की एज है, 58 मदर की है, और ये ऑप्शन तलाश रहे हैं किस तरह से आगे मूव करें। यशीष साहब, इस उम्र में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जब ये आगे मूव करें तो दो पहलू हम आपसे चेक करना चाहेंगे, आप डिटेल में थोड़ा समझा सकें। इंडिविजुअल प्लान्स क्या इनके लिए लेना बेटर होगा, और क्या इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में मेडिकल टेस्ट भी मैंडेटरी होगा? बिल्कुल। तो 45 के बाद ज्यादातर कंपनीज में मेडिकल टेस्ट मैंडेटरी हो जाता है। इस एज में 45 के बाद, स्पेशली 50 के बाद, हम एडवाइज यही करूंगा कि इंडिविजुअल प्लान्स लें, ग्रुप प्लान ना, इसको मतलब फैमिली कवर में ना लें, क्योंकि अलग अलग डिजीज, अगर आज भी फिट भी हैं तो अगले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में अलग अलग डिजीज पैटर्न हो सकता है, तो अलग रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। मेन पॉइंट इस एज में, जो स्पेशल एज है 58, 59, इसमें क्या होता है, 60 ईयर्स के बाद ज्यादातर सीनियर सिटीजन प्लान शुरू हो जाते हैं। सीनियर सिटीजन प्लान में कोई मेडिकल नहीं होता, आपको इमीडिएटली एडमिशन मिल जाता है, लेकिन उसमें काफी लिमिटेड पॉलिसीज होती हैं, और आपको कुछ को पेमेंट हो सकता है 20 से 50% तक। लेकिन ये अभी तक उस एज में नहीं पहुंचे हैं, उससे पहले हैं, तो इन्हें इंडिविजुअल प्लान मिल जाना चाहिए। और अगर इनकी हेल्थ ठीक है तो, अगर हेल्थ ठीक नहीं है और इन्हें प्लान ना मिले तो इन्हें सिर्फ 1 साल इंतजार करना है, और इन्हें 60 साल के होते ही जो सीनियर सिटीजन प्लान हैं वो मिल जाएंगे, जो कि थोड़ा को पेमेंट। साहब, आजकल जिस तरह से लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज रहते हैं हेल्थ में, अगर ये आगे मूव करते हैं, मेडिकल टेस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसके ये साथ में अगर इनको आप ये भी बता सकें उसके चार्जेस किस तरह से बेयर होते हैं, और इनफैक्ट अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और कंपनी रिजेक्ट कर देती है, या इनफैक्ट लोडिंग काफी ज्यादा होती है, तो क्या उसी मेडिकल टेस्ट के बेसिस पर क्या ये फ्रेश दूसरी कंपनी को भी अप्रोच कर सकते हैं, या मतलब इन दैट केस कैसे मूव होता है अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस निकलती हैं? देखिए, हर एक कंपनी अपना मेडिकल टेस्ट अलग से करवाएगी। आप एक अपना मेडिकल टेस्ट जो हुआ है वो सबमिट कर सकते हैं अगली कंपनी में, लेकिन वो फिर भी अपना इंसिस्ट करेंगे अपना खुद का मेडिकल टेस्ट करने के लिए। और आपको जो खर्चा आता है, हर एक कंपनी के अलग अलग रूल हैं। आमतौर पे क्या होता है, खर्चा आपका खुद का होता है, अगर पॉलिसी रिजेक्ट होती है तो आपको खर्चा भरना पड़ता है। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो आपको ये, जैसे सिग्ना है, सिग्ना आपको ये खर्चा नहीं देती है, तो ये खर्चा पूरा सिग्ना खुद लेती है। और आपका जैसे अपोलो है वो आधा खर्चा तक ले लेती है। तो कुछ कंपनीज हैं वो हाफ खर्चा ले लेती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो बिल्कुल खर्चा नहीं लेती। ये खर्चा आपको तभी लेना पड़ता है जब पॉलिसी रिजेक्ट होती है। तो ये तरीका है इसमें। ओके, अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। एक ब्रीफ में आप बता सकें, ये जो ऑप्शंस इनफैक्ट रहते हैं इस ब्रैकेट में, उसमें पीएसयू प्लेयर्स भी हैं, प्राइवेट भी हैं, और स्टैंड अलोन ऑफर करने वाले भी हैं। बिल्कुल। तो जस्ट अगर आप इसको चेकलिस्ट कुछ बता सकें ताकि ये मूव करें तो प्रोसेस स्मूथ हो जाए थोड़ा। देखिए, जैसे आप आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑब्वियसली पीएसयू बेसिक जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं स्टैंड अलोन, और जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तीनों के तीनों हैं। आपको इसमें क्या देखना है कि आपको जो पॉलिसी मिल रही है उसमें हो सके तो आप ऐसी पॉलिसीज में कोई क्लेम बेस्ड लोडिंग ना हो, लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी आजकल सब पॉलिसीज में है। राइट। आप एक और चीज देखें, इसमें आपका रूम रेंट कैपिंग्स ना हो तो आपको फायदा रहता है। और जो भी वेटिंग पीरियड्स हैं, वेटिंग पीरियड्स कितने लंबे हैं, 4 साल के हैं, 3 साल के हैं, जो परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं वो क्या क्या हैं, इंक्लूजन्स क्या हैं। इसमें कोई ऐसी पॉलिसी भी होती है जिसमें आपके डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर्ड होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज की जरूरत भी काफी ज्यादा रहती है। अगर क्रिटिकल इलनेस एलिमेंट इंक्लूडेड है तो आपको फायदेमंद है। ओके, यशीष साहब, आइए अब हम अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। गौरव प्रसाद साहब की तरफ से नेक्स्ट क्वेरी, ये नासिक से इस समय लाइन पर है। इनकी क्वेरी है HDFC यूनिट लिंक यंग स्टार ऑप्शन 2 जो है उससे संबंधित ये पूछ रहे हैं। आपने मेंशन किया 25,000 आप एनुअली प्रीमियम्स दे रहे हैं फॉर 5 years, 1,25,000 आपने प्रीमियम्स दिए। फंड वैल्यू एज ऑफ नाउ प्रेजेंटली 1 लाख। आप बताइए इसमें आप चेक क्या करना चाह रहे हैं, आप इसको बीच में डिसकंटिन्यू करने पर क्यों सोच रहे हैं, आपने इसको क्यों ऑप्ट किया था, बताइए प्लीज। गुड इवनिंग सर जी। ऐसा था कि इनिशियली मैंने ये प्लान लिया था, तो जस्ट मैं मार्केटिंग गिमिक के थ्रू गया था, तो मैंने ये प्लान जस्ट ले लिया था कि मुझे लगा फ्यूचर के लिए अच्छा होगा एज ए यूलिप। मगर अभी उसकी फंड वैल्यू बहुत ही कम है, और पहले मुझे जिस तरह मेरे एजेंट ने कहा था कि आप ये 5 years का लॉकिंग पीरियड है, बट अभी वो कह रहे हैं कि अभी 5 years के लॉकिंग पीरियड के बाद आपका जो फंड वैल्यू वो और कम हो जाएगी।
कि आपको ये अराउंड 20 इयर्स तक कंप्लीट करना ही होगा, तो ही आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी मार्केट। आप ये बता सकें, आप वैसे प्रीमियम्स आगे चलते हुए मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ वैसे, और कुछ कमिटमेंट्स तो नहीं है, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स कहीं आप और कहीं डाइवर्ट करना चाह रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं? जी मैं सोच रहा था, जो अगर मुझे कुछ मिल नहीं रहा यहाँ से प्रॉफिट नहीं होगा, तो शायद मैं कहीं दूसरे LIC या कहीं और दूसरे राइट। आपका हम प्रश्न समझ गए यशी साहब। अब इनको बताएं, अब जिस तरह का प्लान है ये लॉन्ग टर्म, बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्लान है। प्लीज कंटिन्यू रखिए, इस प्लान को कैंसिल मत कीजिए, इसमें आप कंटिन्यू रखिए और इसे 20 साल तक पूरा चलाइए, आपको अच्छा फायदा मिलना चाहिए। बेसिकली मार्केट लिंक्ड प्लान है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब आप 20 साल का अरसा देखेंगे तो काफी अच्छी ग्रोथ आ जाती है। आप एक बहुत सिंपल चीज देख लीजिए, आज जो स्टॉक मार्केट हमारा 22,000 पे है, आज से 20 साल पहले ये 1100 पे था। तो बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती है मार्केट में। आपने अभी देखा कि तकरीबन 20 गुना ग्रोथ हो गई है पिछले 20 साल में। तो आप प्लीज हौसला मत हारिए, इसमें लगे रहिए। जो यूलिप्स हैं वो थोड़े से फ्रंट लोडेड होते थे, जो ये आप बता रहे हैं, आपने 5 साल पुराना तो 2010 से पहले का लिया हुआ प्लान आपका है, तो इसमें आपका फ्रंट लोडेड चार्जेस थे, तो हो सकता है चार्जेस की वजह से आपको अब इस समय फंड वैल्यू काफी कम दिख रही हो, लेकिन आगे आगे फंड वैल्यू इंप्रूव होनी चाहिए, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। इसमें लंबे अरसे तक रहिए, आपको एजेंट सही एडवाइस कर रहा है। ओके, तो इसमें शॉर्ट नजरिया है तो फिर एंट्री ना लें, और जो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही रखें तो वो उसी पर्सपेक्टिव से मूव करें तो वो ज्यादा एडवाइजेबल और बेटर भी रहता है। इसी तरह से इनफैक्ट वर्क करता है। तो यशी साहब, समय इतना ही था। थैंक यू आपका पार्टिसिपेट करने के लिए। आज के सेशन में इतना ही। हम आपके प्रश्नों का, इंश्योरेंस सेंट्रिक जो भी आपके प्रश्न हो और कुछ सजेशंस भी हो कार्यक्रम के लिए, हम इसको कैसे और इन्फॉर्मेटिव बनाएं, इसमें किस तरह का इंप्रूवमेंट्स करें, आप हमें भेज सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का, साथ ही आपके सुझावों का इंतजार करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सर।